नरेंद्र मोदी अगर कुछ ठानते हैं, कुछ सोचते हैं, तो फिर उसे कर कर दिखाते हैं। धारा 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिर्फ एक कार्यकर्ता थे, उस 39 साल की तपस्या में ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा तब वो धारा 370 से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराकर रहेंगे। और यही बड़ा फर्क है मोदी विरोधियों में और मोदी में। मोदी कभी अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी की विचारधारा को लेकर सवाल उठाने वाले सभी विरोधियों को आज ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। उनके कमिटमेंट को लेकर सवाल उठाने वालों के लिए ये रिपोर्ट। मोदी है तो धारा 370 की विदाई मुमकिन है। गृह मंत्री अमित शाह की पीठ थपथपा गई। मोदी की यह तस्वीर 5 अगस्त 2019 की है। तब मोदी ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया था। कश्मीर की सियासत का पूरा नक्शा बदल दिया था। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था। आजादी के 70 साल बाद धारा 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर आजाद हुआ, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो टास्क मोदी ने ही पूरा किया। और अब तो देश की टॉप कोर्ट ने भी कह दिया, मोदी ने ठीक ही किया, कुछ भी गलत नहीं किया। ये भाव आ जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। हिंदुस्तान में मोदी से पहले दूसरी पार्टियों के 10 से ज्यादा प्रधानमंत्री आए। धारा 370 वाली फाइल तो सबके सामने आई, मगर सबने वो फाइल अटकाई। धारा 370 हटाने का जिम्मा मोदी ने ही लिया और मोदी ने ही उसे पूरा भी किया। आज महबूबा मुफ्ती चुप हैं, टॉप कोर्ट के फैसले के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रही हैं। जो उमर अब्दुल्ला कल तक ये ट्वीट कर रहे थे कि या तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होगा या फिर 370 सदा के लिए रहेगा, वही उमर अब्दुल्ला शेरो शायरी करके दिल बहला रहे हैं। 370 के दी एंड पर बोल तो वो भी कुछ नहीं पा रहे हैं। मोदी विरोधी जो इकोसिस्टम धारा 370 और राम मंदिर दोनों को कम्युनल बता रहा था, दोनों फैसलों को मुसलमान विरोधी बता रहा था, सर्वोच्च अदालत ने उन सब के अरमानों पर पानी फेर दिया। दोनों फैसलों को संवैधानिक तौर पर सही बताया। मान्यवर आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो। ये सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे इतिहास के पन्नों में दफन करने के बारे में मोदी ने कब सोचा, कैसे सोचा? देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। 370 हटाना मोदी की लाइफ का मिशन था। मोदी को यह काम करना ही था। प्रधानमंत्री ने इस असंभव को संभव कैसे करके दिखाया। चलिए एक एक करके सारे चैप्टर खोलते हैं। चैप्टर नंबर 1 है 1984-85 का। तब पुणे में
बतौर आरएसएस कार्यकर्ता मोदी ने वर्तमान भारत की समस्या नाम से एक स्पीच दी थी और उसी स्पीच में उन्होंने धारा 370 और आर्टिकल 35A का जिक्र करते हुए कहा था कि ये दोनों भेदभाव करने वाले कानून हैं। यानी मोदी 39 साल पहले ही इसे हटाने के प्लान पर काम शुरू कर चुके थे। 1990 के दशक में जब मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे, उस वक्त उन्हें जम्मू कश्मीर के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और 1993 में मोदी ने कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगालकर ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश की थी। आर्टिकल 370 हटने की एक कहानी मोदी की 31 साल पुरानी इस तस्वीर की भी है। वो दौर था दिसंबर 1991 का। तब मोदी धरने पर बैठे थे। पीछे पोस्टर पर लिखा था 370 हटाओ, बीच में था चलो कश्मीर का नारा और AK-47 लेकर घाटी में खून बहाने वाले आतंकवादियों के सामने थी मोदी की खुली चुनौती। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं, उनके मफलर का रंग देखिए। नरेंद्र मोदी को देखिए, उनके मफलर को भी देखिए, क्योंकि 32 साल पहले के इस मफलर की भी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि तब कश्मीर में भगवा रंग पहनना ही आतंकवादियों को पास बुलाने जैसा था। लाल चौक में तो 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी वहां धूम धड़ाके चल रहे थे। कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने वाले फैसले की भी अपनी एक हिस्ट्री है और उस हिस्ट्री में मोदी नाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके लिए आपको इतिहास का पन्ना पढ़ना होगा। यह 1984 का बीजेपी का घोषणा पत्र है। इसमें जम्मू कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन एक लाइन में मैसेज दे दिया गया था, डिलीट द टेम्पररी आर्टिकल 370। और इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले शख्स का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। धारा 370 हटाओ वाली यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। बीजेपी के 1989 के घोषणा पत्र में न सिर्फ आर्टिकल 370 हटाने का वादा किया गया, बल्कि कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं को भी प्रमुखता दी गई। लोग आगे नहीं जा सकते, ये उनकी सूचना है। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ा और 1991 आते आते बीजेपी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकता यात्रा लॉन्च कर दी। उस एकता यात्रा के असली सेनापति नरेंद्र मोदी ही थे। मोदी न रुकने वाले थे, न झुकने वाले थे। भगवा पहनकर मोदी जिस मिशन पर निकले थे, उसे रोकने के लिए आतंकी भी एक्टिव थे। लेकिन तब मोदी ठान कर गए थे, अब की बार या तो इस पार या उस पार। मोदी के लिए कश्मीर क्या था, क्या है और वो कैसे 370 हटाए जाने को लेकर सीरियस थे, इससे जुड़े कई किस्से कश्मीर के ही एक बीजेपी कार्यकर्ता मोहम्मद अशरफ आजाद के पास हैं। मोहम्मद अशरफ आजाद के मुताबिक उस वक्त मोदी एक साधारण इंसान हुआ करते थे, मगर दिल के बड़े अच्छे थे। तब मोदी अशरफ आजाद से जिक्र करते थे कि कश्मीर की धरती पर युवाओं का खून क्यों बहाया जा रहा है। उस वक्त मोदी इस बात को लेकर भी फिक्रमंद होते थे कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर कश्मीरियों के लिए ही नर्क बनता जा रहा है। 1998 में जब बीजेपी पावर में आई, तब मोदी को जम्मू कश्मीर में पार्टी का इंचार्ज बनाया गया। 1999 के कारगिल युद्ध में मोदी की अपील पर मोहम्मद अशरफ आजाद ने श्रीनगर से कारगिल तक बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक रैली निकाली और उस वक्त मोदी ने कहा था, आजाद, हर कोई कारगिल बाय एयर जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सड़क के रास्ते जाओ और कश्मीर के लोगों से भी मिलो। साल 2000 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने वहां की विधानसभा में ऑटोनॉमी पर एक रेजोल्यूशन पास किया, तब मोदी के ही ऑर्डर पर मोहम्मद अशरफ आजाद ने विरोध प्रदर्शन किया। मगर धारा 370 हटाए जाने को लेकर सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत 1992 में हुई, जब कश्मीर और भारत को जोड़ने के लिए
बीजेपी ने एकता यात्रा की शुरुआत की। उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता थे और एकता यात्रा के लिए उन्हें ही चीफ ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी सौंपी गई। और तब दूसरी सियासी पार्टियों के विरोध के बीच मोदी ने कहा था, किसी को भी इस यात्रा को रोकने के लिए नहीं कहना चाहिए। हम इस्लामाबाद, लाहौर या ढाका में तिरंगा फहराने नहीं जा रहे हैं, हम श्रीनगर जा रहे हैं और हमें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। आतंकी हमले का खतरा होने के बावजूद जान की परवाह किए बगैर मोदी ने एकता यात्रा पूरी की। एकता यात्रा खत्म होने के बाद 30 जनवरी 1992 को जब मोदी वापस अहमदाबाद लौटे, तब वो पहली बार सार्वजनिक तौर पर मंच पर अपनी मां हीराबेन मोदी के साथ दिखे और तब उनकी मां ने अपने बेटे का स्वागत माथे पर तिलक लगाकर किया था। 1992 में मोदी बीजेपी की उस कश्मीर स्टडी टीम का हिस्सा भी थे जिसे जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को असेस करने के लिए भेजा गया था। 19 सितंबर से 22 सितंबर 1992 के 4 दिन के टूर में ही इस टीम ने नोट कर लिया था कि इस्लामिक कट्टरपंथ कश्मीर समस्या का सबसे बड़ा रूट कॉज है। और तब इस स्टडी टीम ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें कहा गया था कि लोकल प्रेस राज्य सरकार की ओर से फाइनेंस किए गए एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा को प्रमोट करता है। पैरामिलिट्री फोर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि तब की केंद्र सरकार अपने रोल को लेकर क्लियर नहीं थी। उस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटीज जैसी संस्थाएं आतंक का अड्डा बन गई थी, जबकि लोग आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन चाहते थे। नवंबर 1996 में जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने स्टेट ऑटोनॉमी कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आर्टिकल 370 में टेम्पररी प्रावधान को बदलकर स्पेशल कर दिया, टाइटल को चेंज करके सदर रियासत कर दिया, संविधान के आर्टिकल 356 और 357 यानी कि राष्ट्रपति शासन को इनएप्लीकेबल कर दिया, तो उस वक्त भी बीजेपी के महासचिव होने के नाते मोदी ने इसका कड़ा विरोध किया था। जम्मू कश्मीर सरकार की ऑटोनॉमी वाली साजिश को पार्टीशन की नई साजिश तक कह दिया था। यह तक कहा था कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान। याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। अगस्त 2003 में जब तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने दिल्ली से बाहर श्रीनगर में पहली इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग बुलाई, तो उस वक्त गुजरात के सीएम के नाते मोदी भी उस मीटिंग में शामिल हुए। अमित शाह भी मोदी के साथ थे। 27 और 28 अगस्त को मीटिंग की तारीख थी, लेकिन 27 अगस्त को आतंकवादियों ने श्रीनगर की बीएसएनएल बिल्डिंग के पास ग्रेनेड अटैक कर दिया। मगर इसके बाद आतंकियों को क्लियर मैसेज देने के लिए कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं, नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के साथ मिलकर शंकराचार्य हिल तक पैदल यात्रा करने का फैसला तक ले लिया। बतौर गुजरात के चीफ मिनिस्टर डल लेक में फारूक अब्दुल्ला के साथ ओपन एयर मीटिंग हो। साल 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते कश्मीर के युवा छात्रों से 1-to-1 मुलाकात हो। सेपरेट के नाम पर या फिर साल 2013 में कश्मीर की एक चुनावी रैली में आर्टिकल 370 और 35A के मुद्दे पर बहस छेड़ने की बात हो। मोदी ने हर मौके पर मेक श्योर किया कि वो जो कहना चाहते हैं वो बात पब्लिक तक पहुंचे और कश्मीर को धारा 370 से छुटकारा मिले। कई सालों की मेहनत और तपस्या के बाद आखिरकार 5 अगस्त 2019 को बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने वो फैसला ले लिया जिसका इंतजार पूरे देश को था। आर्टिकल 370 हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यही कहा है। लेकिन मोदी से नफरत करने वाले इकोसिस्टम को अभी भी यह फैसला पच नहीं रहा।
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। रेस्पेक्टफुली डिसएग्री वाला शब्द इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर, और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया, किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है, ऐसा नहीं समझा सकता। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है, 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। जबकि संसद में कांग्रेस की ही पार्टनर डीएमके के एक सांसद ने खड़े होकर धमकाना शुरू कर दिया है और कहा है कि 24 में अगर इंडी अलायंस की सरकार बनी तो धारा 370 की एक बार फिर वापसी होगी, उसे फिर से रिस्टोर किया जाएगा। Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored, wait. शिवा साहब, एक मिनट। शिवा साहब, डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। सच तो यह है कि धारा 370 के अंत के बाद भी उसके समर्थन में आज भी वही लोग खड़े हैं जिनके सिर्फ 2 काम हैं, या तो इस बहाने तुष्टीकरण की राजनीति करना या फिर मोदी को नॉनस्टॉप गाली देना। मैं इसका सपोर्ट कर रहा हूं या मैं इसका, मगर ऐसा करते करते ये इकोसिस्टम अब कश्मीर को ही हिंदुस्तान से अलग समझने लगा है, कश्मीरियों को ही अलग समझने लगा है और कुछ ऐसा ही आरजेडी के सांसद मनोज झा से हो गया। फिर अमित शाह ने समझाया कश्मीर क्या है, किसका है। विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता या विपक्ष का अलग से कोई गृह मंत्री नहीं होता। विपक्ष को भी अपनी शिकायत, अपने मुद्दे अपने प्रधानमंत्री के समक्ष, अपनी आलोचना अपने गृह मंत्री के समक्ष रखनी होगी। सर, आज कश्मीर का कोई नहीं है इस सदन में। मैं था उस दिन जब नहीं सॉरी, आई टेक ये नॉमिनेटेड मेंबर है। माननीय सदस्य अपने एक सेकंड उन्होंने बड़ा ग्रॉस स्टेटमेंट किया है कि कश्मीर का इस सदन में कोई नहीं है। वो अपने बारे में कह सकते हैं, हमारे बारे में क्यों कह रहे? हम तो सदैव कश्मीर के हैं, हमेशा के। आपके बारे में वो सच हो सकता है, हमारे बारे में आप कैसे स्टेटमेंट कर सकते हो भाई? आप कह दो मैं कश्मीर का नहीं हूं, कश्मीर के लिए नहीं हूं, मगर मैं इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। क्या बात कर रहे हैं आप? बहरहाल धारा 370 के बहाने मोदी को कोसने वाले अब चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, अब तो ये परम सत्य है कि आर्टिकल 370 का कोई वजूद नहीं है। वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, दफन हो चुका है और उसके शिल्पकार नरेंद्र मोदी ही हैं।